तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3 को। देखो, ये लेक्चर 3 के नोट्स थे। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 21 की। 21 सेक्शन हमारा बात करते हैं कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के बारे में। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में मैंने आपको बताया, कमिटी ऑफ क्रेडिटर में सारे जितने भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है वो बैठेंगे। अगर कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है कॉर्पोरेट डेटर का, देन टॉप 18 ऑपरेशनल क्रेडिटर प्लस में वन वर्कमैन का आदमी बैठेगा और एक एम्प्लॉइज का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा। अब फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर रिलेटेड पर्सन है देन वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में बैठेगा नहीं। वही फाइनेंशियल क्रेडिटर बैठेंगे जो नॉट रिलेटेड टू द कॉर्पोरेट डेटर है। फाइनेंशियल क्रेडिटर रिलेटेड बिफोर द सीआईआरपी, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, जिन फाइनेंशियल क्रेडिटर का डेब्ट इक्विटी में कन्वर्ट हुआ बिफोर द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, बिफोर द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, देन वो हमारे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में बैठेंगे बिकॉज डेब्ट कन्वर्ट हुआ इक्विटी में बिफोर द इंसॉल्वेंसी एंड द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, आईसीडी डेट से पहले। अब बात करते हैं हम। देखो, एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कंसोलिटम का। देखो, कंसोलिटम का जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था तो मैंने आपको बताया कंसोलिटम एक ऐसा एग्रीमेंट होता है बिटवीन द बैंक्स वेयर, जहाँ पे तुम्हारी 3-4 बैंक मिलके एक ही एंटिटी को फाइनेंस करते हैं। उससे एग्रीमेंट को हम बोलते हैं कंसोलिटम का एग्रीमेंट। अब देखो, कंसोलिटम का एग्रीमेंट का एग्जाम्पल लिया था, एक एसबीआई, एचडीएफसी, कैनरा बैंक और यस बैंक, तीन बैंकों ने मिलके लोन दिया था हमारी जेट एयरवेज को। एसबीआई ने दिया 400 करोड़, 4000 करोड़ का लोन। एचडीएफसी ने 500 करोड़ का लोन, कैनरा ने 200 करोड़ का लोन और यस बैंक ने 300 करोड़ का लोन दिया हमारे जेट एयरवेज को। इसमें मिला के जेट एयरवेज को मिला 5000 करोड़ का लोन। अब हुआ क्या, इन आईबीसी जेट एयरवेज ने इस लोन का डिफॉल्ट कर दिया। अब समस्या ये उठी कि जो वोटिंग राइट होंगे इन द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कितना होगा कंसोर्टियम का। अब हमने पढ़ा था कि जो हमारा वोटिंग राइट होता है योर शेयर अपॉन में टोटल फाइनेंशियल डेप्ट। अब कंसोर्टियम का क्योंकि एग्रीमेंट है, तो फिर बात यह है कि क्या पूरे कंसोर्टियम का एक वोटिंग राइट होगा या फिर कंसोर्टियम के जितने मेंबर्स हैं सबका अलग अलग वोटिंग राइट होगा। देखो, आईबीसी कोड ने क्लियरली स्पेसिफाई किया, तुम कंसोर्टियम का एग्रीमेंट बनाओ या कोई सा भी एग्रीमेंट बनाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है तुम्हारा योर शेयर अपॉन में फाइनेंशियल डेट। कहने का मतलब क्या है कि एसबीआई का वोटिंग शेयर अलग होगा, एचडीएफसी का वोटिंग शेयर अलग होगा, कैनरा का अलग होगा, यस बैंक का अलग होगा। सबके रेस्पेक्टिव शेयर के हिसाब से उनका वोटिंग राइट होगा। जैसे कि हमारा टोटल एज्यूम कीजिए, टोटल डेट था, फाइनेंशियल डेट 10,000 करोड़ का था। देन एसबीआई का जो शेयर होगा 4000 अपन 10,000 इक्वल टू 40%, एचडीएफसी का 5%, कैनरा का 2%, यस बैंक का 3%। मतलब क्या है, तुम कंसोर्टियम का एग्रीमेंट बनाओ चाहे दुनिया में कोई सा भी एग्रीमेंट बनाओ, हमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि तुम्हारा फाइनेंशियल डेप्ट हमारे ऊपर कितना है, मतलब योर फाइनेंशियल डेप्ट अपॉन में टोटल फाइनेंशियल डेप्ट, इतना हम तुमको वोटिंग राइट देंगे इन द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में। देखो, कंसोर्टियम की जो लीड बैंक थी हमारी एसबीआई रही थी हमारे एग्जांपल में, और कंसोर्टियम का जो रिप्रेजेंटेटिव था मिस्टर काजू था हमारे केस में। मतलब जो एसबीआई ने जो लोन दिया था जेट एयरवेज को, वो जो कि कंसोर्टियम के एग्रीमेंट के तहत था, उस एग्रीमेंट में चारों बैंक ने एक रिप्रेजेंटेटिव हायर किया था जिसका नाम है मिस्टर काजू। लेकिन हमने, जैसा कि आईबीसी कोड ने क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया, हमें कोई रखते हुए मतलब नहीं है, तुम कोई सा भी एग्रीमेंट बनाओ, हमारे लिए चारों एंटिटी अलग अलग है, चारों बैंक अलग अलग है, चारों का वोटिंग शेयर अलग अलग है। अब बात आती है कि अब एसबीआई क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन तो है नहीं, तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में कौन कौन लोग बैठेंगे। अब देखो, क्योंकि एसबीआई खुद तो पर्सनली जा नहीं सकते कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में बैठने, क्योंकि वो भैया आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी है, कैसे बैठेगी। तो इसके लिए हमने उपाय निकाला कि जो एसबीआई है वो 4 लोगों को बैठा सकती है, चारों में से किसी एक लोग को बैठा सकते हैं कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में। जैसे कि अपना कोई भी सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी अपना ट्रस्टी एजेंट वगैरह अपॉइंट कर ले, उसको बैठा दे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में, या फिर जो हमारा कॉमन रिप्रेजेंटेटिव है मिस्टर काजू, उनको बैठा दे कमिटी ऑफ क्रेडिटर में अपने बिहाफ में। जो आईपी, मतलब एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हायर कर ले कम्युनिटी ऑफ क्रेडिटर में बैठने के लिए, जिसकी कॉस्ट एसबीआई को बेयर करने की, मतलब एक इंडिपेंडेंट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हायर कर ले, केवल इसलिए कि जो कम्युनिटी ऑफ क्रेडिटर्स में वो बैठ सके और एसबीआई को रिप्रेजेंट करे। दूसरा, वो चौथा और किसका, ये जॉइंटली रिप्रेजेंट, मतलब जो एसबीआई है वो किसी ऐसे बंदे को हायर कर ले जो कि जॉइंटली रिप्रेजेंट करे, एसबीआई को भी रिप्रेजेंट करे, यस बैंक को भी रिप्रेजेंट करे। कहने का मतलब अब तक चल क्या रहा है हमारा कि वो एसबीआई अपने व्याप पे 4 लोगों को बैठा सकती है, या तो कॉमन रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर काजू को, या फिर अलग से आईपी इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल हायर कर ले, जॉइंटली रिप्रेजेंट कर ले, या फिर सेल्फ रिप्रेजेंट करे अपने ट्रस्टी या एजेंट के थ्रू। अब बात चलती है, जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग चल रही है, ये हमारी उनकी मीटिंग चल रही है क्रेडिटर्स की, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की। अब इसमें कैनरा बैंक भी है, एचडीएफसी बैंक भी है, एसबीआई भी है और हमारी यस बैंक भी है। अब बात यह है कि चारों बैंक बैठेंगी मीटिंग में या नहीं बैठेंगी। हमने सीधे ही बात अभी पढ़ी, आईबीसी कोड ने कहा कि चारों बैंक ही बैठेंगी तुम्हारी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में।
हमें मतलब नहीं है तुम्हारा कंसोर्टियम का एग्रीमेंट है। अब देखो मेजोरिटी हमारी जो सेक्शन 21 में बताया गया है कि मेजोरिटी डिसीजन जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के लिए जाएंगे वो लिए जाएंगे मोर देन और इक्वल टू 51% ऑफ द वोटिंग राइट से। अगर क्रेडिटर सेटिस्फाई हो जाते हैं देन हमारा हम सपोज करेंगे कोई भी रिजोल्यूशन पास हो गया है मोर देन और इक्वल टू 51% ऑफ द वोटिंग राइट्स वाले क्रेडिटर्स का अगर अप्रूवल मिल जाता है तो। अब आता है कोरम। कोरम क्या होता है? देखो कोरम होता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग का 33%, मिनिमम 33% ऑफ द वोटिंग राइट वाले क्रेडिटर्स अगर प्रेजेंट है मीटिंग में देन हम मानेंगे कोरम आ गया है। अगर कोरम नहीं आया है तो मीटिंग एडजर्न होगी विद इन सेम प्लेस सेम टाइम, बट याद रखना हमेशा नेक्स्ट डे को होगी। हमने कंपनीज एक्ट वगैरह में पढ़ा था जब भी हमारी मीटिंग एडजर्न होती थी तो वो नेक्स्ट वीक होती थी, क्योंकि ये हमारा एक तो टाइम बाउंड मैनर में सारी चीजें कराना है, जल्द से जल्द सारी चीजों को कंप्लीट कराना है, इसलिए जो हमारी मीटिंग एजेंड होगी वो होगी सेम नेक्स्ट डे को। अगर हमारा कोरम नहीं आता है तो अब मेंबर जो भी प्रेजेंट होंगे उन्हीं को ही कोरम मान लिया जाएगा अगर एजेंट मीटिंग में भी कोरम नहीं प्रेजेंट होता है तो। अब बात करते हैं देखो जो हमारे ऑथराइज जो हमारे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे एसबीआई के 4 रिप्रेजेंटेटिव थे तो इनकी राइट्स एंड पावर क्या होंगी? जैसे एसबीआई एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसने अपने बिहाफ पे कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन भेजा कि जिससे जाके तू हमारी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में बैठ। अब तो उसके राइट क्या होंगे? राइट उसके वही होंगे, पार्टिसिपेट कर सकता है वो मीटिंग में और वोटिंग भी कर सकता है। बट अब उसकी ड्यूटीज क्या होंगी? देखो ड्यूटीज होगी उसकी वोट करने की। लेकिन अगर सपोज करो एसबीआई ने मिस्टर काजू को भेजा कि आप कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में हमारा जो वोट है उसको डालिए, लेकिन हमारा जो वोट डालिए। अब एसबीआई ने बताया कि आप वोट फेवर में डालिए तो वो वोट फेवर में डालेगा मिस्टर काजू। अगर एसबीआई ने पहले प्रायर कोई इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं था कि आप वोट फेवर में डालिए या फिर नॉट इन फेवर में डालिए, देन मिस्टर काजू को कोई भी अधिकार नहीं है वोट कास्ट करने का। मतलब क्या है, कोई भी प्रायर इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है एसबीआई से देन जो हमारा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको हम रोक सकते हैं टू कास्ट वोट इन द मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर। मतलब कमिटी ऑफ क्रेडिटर की मीटिंग में वोट कास्ट करने से हम उसको रोक सकते हैं, क्योंकि आपके जो वो है आपका जो एसबीआई है जो ओरिजिनल फाइनेंशियल क्रेडिटर है उसने कोई भी आपको एक तरीके से वो कम्युनिकेट नहीं किया है आपको वोट फेवर में करना है या फिर नॉट इन फेवर में करना है। मतलब जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है वो वोट केवल जब भी कास्ट कर सकता है जब आपका जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है उसकी एडवाइस होगी। बात करें सेक्शन नंबर 21 की, 21 सब सेक्शन 6 की। 21 सब सेक्शन 6 क्या रहता है? हमारे डिवेंचर होल्डर्स थे, उन्होंने उनके लोन का डिफॉल्ट कर दिया जेट एयरवेज ने। देखो अब डिवेंचर होल्डर्स अब डिवेंचर होल्डर्स होते हैं लार्ज इन नंबर्स में। अब समस्या उठी कि एजुकेटिंग अथॉरिटी का इतने सारे डिवेंचर होल्डर तो जा नहीं सकते, इसलिए हमने इसका समाधान निकाला कि जो डिवेंचर होल्डर का जो वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, बोल रहे हो डिवेंचर ट्रस्टी, वो जाएगा तुम्हारा एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास, एक एप्लीकेशन फाइल करेगा अंडर सेक्शन, कौन से सेक्शन में फाइल करेगा? अंडर सेक्शन 7 में, क्योंकि जो एप्लीकेशन फाइल बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर होती है वो अंडर सेक्शन 7 होती है। डिवेंचर ट्रस्टी जाएगा एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास, देन एजुकेटिंग अथॉरिटी जो उनकी एप्लीकेशन है एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। अब बात चाहती है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में कौन बैठेगा? तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में बैठने वाली सीधी बात है, जो आपकी एप्लीकेशन लेके गया है डिवेंचर ट्रस्टी वही हमारी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग में बैठेगा। ठीक है। अब बात चलती है, देखो फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है, तुम्हारा फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं, एक ऑपरेशन क्रेडिटर होता है। अगर ऑपरेशन क्रेडिटर अपना ऑपरेशनल डेप्ट फाइनेंशियल क्रेडिटर को असाइन कर देता है देन द फाइनेंशियल क्रेडिटर का जो वोटिंग राइट होगा केवल उसके फाइनेंशियल डेप्ट के हिसाब से होगा। ऑपरेशनल डेप्ट ऑपरेशनल डेप्ट वोटिंग के लिए कोई भी मायने नहीं रखता। जैसे सपोज करो 1000 करोड़ का फाइनेंशियल डेप्ट था, 100 करोड़ का उसने वो ऑपरेशनल डेप्ट खरीद लिया किसी और ऑपरेशनल डेटर से, देन जो उसका वोटिंग राइट है वो 1000 करोड़ के फाइनेंशियल डेप्ट तक ही सीमित रहेगा। अब इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा क्लास ऑफ क्रेडिटर्स ने अगर लोन दिया था जेट एयरवेज को, उस लोन का जेट एयरवेज ने डिफॉल्ट कर दिया। देखो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स होते हैं लार्ज इन नंबर्स होते हैं, छोटे छोटे क्रेडिटर्स की एक क्लास बनी थी, उन्होंने जेट एयरवेज को फाइनेंस किया था। अब क्या हुआ, जेट एयरवेज ने उस लोन का डिफॉल्ट कर दिया, देन अब क्या होगा? अब देखो एजुकेटिंग अथॉरिटी है, उसके पास एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा? इतने सारे हजारों करोड़ों नंबर ऑफ क्लास ऑफ क्रेडिटर्स हैं, देन कौन जाएगा एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास? इसका भी समाधान निकाला। देखो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स के केस में जो हमारा अब देखो इसका समाधान क्या निकाला? इसका समाधान ये निकाला कि जो क्लास ऑफ क्रेडिटर हजारों करोड़ों नंबर में है, तो जैसे कि 600 फॉर एग्जांपल सपोज कि क्लास ऑफ क्रेडिटर थे हमारे 1000, जिसमें से कि 600 हमारे आसाम में थे। तो जो आसाम में थे ना, तो जो हमारा एजुकेटिंग अथॉरिटी है वो एक आईपी सजेस्ट करेगा। आईपी मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल सजेस्ट करेगा फ्रॉम द आसाम। इफ देयर इज नो आईपी इन असम देन सेल्फ आईपी फ्रॉम द स्टेट नियर बाई। मतलब कहने का क्या है, आईबीसी कोड में देखो मैं बताऊं आपको लिखा क्या है। कोड में ये लिखा गया है कि अगर आपके क्लास ऑफ क्रेडिटर्स के केस में जो एजुकेटिंग अथॉरिटी है वो 3 आईपी प्रपोज करेगा, 3 आईपी प्रपोज करेगा
आईपी नंबर फर्स्ट, आईपी नंबर 2, आईपी नंबर 3। और ये 3 आईपी कौन से स्टेट में होंगे? 3 आईपी उन स्टेट्स में होंगे जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्लास ऑफ क्रेडिटर्स रहते हैं। मतलब जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ के क्लास ऑफ क्रेडिटर्स रहते हैं, उन 3 स्टेटों से आपके 3 आईपी प्रपोज किए जाएंगे। वो 3 आईपी में से एजुकेटिंग ऑथोरिटी कोई भी एक आईपी को सिलेक्ट करेगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा इन क्लास ऑफ क्रेडिटर्स को। मतलब क्या है कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में ये सारे क्लास ऑफ क्रेडिटर्स ना बैठकर केवल इन 3 आईपी में से जो एक आईपी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल सिलेक्ट किया जाएगा, उस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को ही हम कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग में बैठाएंगे। ये था हमारा क्लास ऑफ क्रेडिटर्स का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं हम गारंटी और एग्जीक्यूटर का। अब देखो क्या होता है, कई बार माइनर वगैरह ने भी जैसे लोन दे रखा होता है जेट एयरवेज को, देन उस केस में अब उसकी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग में कौन बैठेगा? देखो अब माइनर ने क्योंकि लोन दे रखा है, वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो माइनर का जो भी गार्जियन होगा या फिर लीगल एग्जीक्यूटर होगा, वो अधिकार रखता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग में बैठने का। अब हमने 3 केसेस पढ़े। सबसे पहले सिक्योरिटीज के केस में, जैसे डिवेंचर के केस में जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर में बैठेगा वो डिवेंचर ट्रस्टी बैठेगा। क्लास ऑफ क्रेडिटर्स के केस में अगर उनका नंबर प्रेस्क्राइब लिमिट से ज्यादा है, देन जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में बैठेगा वो तुम्हारे 3 आईपी में से कोई भी एक आईपी बैठेगा। मतलब जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होगा वो एजुकेटिंग ऑथोरिटी को 3 आईपी प्रपोज करेगा, आईपी नंबर 1, आईपी नंबर 2, आईपी नंबर 3। 3 आईपी हमारा जो आईआरपी है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल वो प्रपोज करेगा। उनमें से कोई भी एक आईपी एजुकेटिंग ऑथोरिटी सिलेक्ट करेगा और उसको कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग में बैठा देगा। तीसरा केस आता है गार्जियन वाला। जब हमारा कोई भी तुम्हारा माइनर वगैरह लोन दे रखा है, देन उस केस में जो उसका गार्जियन है वो अधिकार रखता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर की मीटिंग में बैठने का। फिर आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 22 की तरफ। 22 हमसे कह रहा है एसबीआई ने लोन दिया था 100 करोड़ रुपए का टू द जेट एयरवेज। जेट एयरवेज को जैसे लोन दिया था, अब आपके एसबीआई ने जो एसबीआई था वो गया एजुकेटिंग ऑथोरिटी के पास रोता रोता। जिस दिन वो गया एजुकेटिंग ऑथोरिटी का, उस दिन को हम बोलते हैं इनिशिएशन डेट। मतलब जिस दिन भी एसबीआई ने एप्लीकेशन फाइल करी एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास, भैया हमारे लोन का डिफॉल्ट कर दिया था, उस डेट को हम बोलते हैं इनिशिएशन डेट। विद इन ए पीरियड ऑफ 14 डेज एजुकेटिंग अथॉरिटी या तो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर सपोज कीजिए उसने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया, देन उस डेट को हम बोलेंगे इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, सीआईआरपी प्रोसेस बिगिन डेट, मोरेटोरियम। हमने पढ़ा था, देखो उसमें स्पेसिफाई किया था सेक्शन नंबर 13 में, जैसे ही आपकी आईआरपी मतलब जैसे ही आपका सीआईआरपी प्रोसेस बिगिन होगा, उस दिन को हम बोलते हैं आईसीडी डेट, और उस दिन हमारा सेक्शन 14 मोरेटोरियम अप्लाई हो जाएगा। जो भी आईआरपी अपॉइंट होगा विद इन ए पीरियड ऑफ 3 डेज उसको पब्लिक अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी। विद इन पीरियड 3 डेज पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा। 14 दिन तक वो क्लेम्स इनवाइट करेगा। 7 दिन में क्लेम्स को वेरीफाई करेगा। विद इन ए पीरियड ऑफ 2 डेज वो एक इन्फॉर्मेशन फाइल करेगा एजुकेटिंग ऑथोरिटी के पास कि हमारे पास ये क्लेम्स आए। एजुकेटिंग ऑथोरिटी उन क्लेम्स के बिहाफ पे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है उसका फॉर्मुलेशन करेगी। एक एक्सटर्नल लिमिट और अप्लाई होती है। जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर की फर्स्ट मीटिंग होनी है वो विद इन ए पीरियड ऑफ 7 डेज होगी। विद इन ए पीरियड ऑफ 7 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर उसकी फर्स्ट मीटिंग होनी है। एक एक्सटर्नल लिमिट हमारी क्या अप्लाई करती है? एक्सटर्नल लिमिट हमारी ये है, जैसे ही आपका कमेटी ऑफ क्रेडिटर का गठन हुआ, कमेटी ऑफ क्रेडिटर कंस्टिट्यूट हुई, तो फिर उसके लिए 7 दिनों में अंदर पहली मीटिंग होनी है। और जैसे ही आपकी इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट हुई, एक एक्सटर्नल लिमिट क्या कहती है? एक्सटर्नल लिमिट कहती है हमारी, जैसे ही आपकी इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट हुई तो इसके विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज, विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज आपकी क्या कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की फर्स्ट मीटिंग होनी चाहिए। ये हमारी एक एक्सटर्नल लिमिट भी अप्लाई होती है। मतलब एक तो ये है कि सात, जैसे कि आपका 14 दिन में क्लेम सबमिट हुई, 7 दिन में वेरीफाई हुई, 2 दिन में कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई एजुकेटिंग अथॉरिटी को, 2 दिन में कमिटी ऑफ क्रेडिटर बन गई और 7 दिन में पहली मीटिंग कराई जाएगी। बट हमारे उसमें एक चीज और लिखी गई है कि विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट कमिटी ऑफ क्रेडिटर की फर्स्ट मीटिंग हो जानी चाहिए। मतलब 2 लिमिट अप्लाई करती है, एक इंटरनल लिमिट, एक एक्सटर्नल लिमिट। फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखो जो डिसीजन अब देखो कमिटी ऑफ क्रेडिटर का गठन हो गई। कमिटी ऑफ क्रेडिटर का जो फर्स्ट मीटिंग में उसमें पहला एजेंडा यही रहेगा कि जो हमारा आईआरपी है, जैसे मिस्टर राम हमारे आईआरपी थे, क्या उनको ही हम आरपी बनाए? टीम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को क्या हम आरपी बनाए? अगर उसी को ही आरपी बना रहे हैं तो रिटर्न कंसेंट उसका ऑब्टेन करना पड़ेगा मिस्टर राम का। दूसरा केस क्या आता है, हम आईआरपी को, जो आईआरपी मिस्टर राम है उनको रिप्लेस कर दें विद द न्यू आरपी मिस्टर श्याम। देन उस केस में जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर है वो मोर देन और इक्वल टू 66% ऑफ द वोटिंग राइट से, 66% ऑफ द वोटिंग राइट से ये रेजोल्यूशन पास करेगा कि जो प्रपोज आरपी रहेंगे वो मिस्टर श्याम रहेंगे। और जो ये वो डिसीजन पास करेगा उसको एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास फाइल करेगा इस डिसीजन को। अब एजुकेटिंग अथॉरिटी विद इन पीरियड ऑफ 10 डेज, विद इन पीरियड ऑफ 10 डेज आईबीबीआई
मतलब एजुकेटिंग अथॉरिटी जैसे ही उसको ये नोटिस रिसीव हुआ कि तुम्हारा सीओसी ने मिस्टर राम की जगह मिस्टर श्याम को अपॉइंट करना चाहती है, देन उस नोटिस को वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास ले जाएगी। आईबीआई विद इन ए पीरियड ऑफ 10 डेज ये क्लैरिफाई करके देगा एजुकेटिंग अथॉरिटी को क्या मिस्टर श्याम एलिजिबल है टू अपॉइंट एज अ आरपी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनने के लिए लायक है या नहीं है। वो 10 दिनों के अंदर अंदर आपका आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एजुकेटिंग अथॉरिटी को कम्युनिकेट कर देगा। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं, देखो अब जैसे कि तुम्हारा इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट है, हमने बात करी इससे विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज कमिटी ऑफ क्रेडिटर की फर्स्ट मीटिंग हो जानी चाहिए। जैसे कमिटी ऑफ क्रेडिटर की फर्स्ट मीटिंग होगी उसमें पहला एजेंडा यही रहता है कि आईआरपी को हम आरपी बनाएं या नहीं बनाएं। अब आपने सपोज करिए पुराने ही आईआरपी को अगर आरपी बना रहे हैं, मतलब कि उसी को ही आप नया आरपी बना रहे हैं, देन विद इन पीरियड ऑफ 10 डेज एजुकेटिंग अथॉरिटी एक एप्लीकेशन आएगा है आईबीबीआई के पास। आईबीबीआई 10 दिनों में एजुकेटिंग अथॉरिटी को कम्युनिकेट करेगा कि आपका जो पुराना आरपी है वही आरपी बनने के लायक है या नहीं है। अब देखिए, जब हमारा आरपी अपॉइंट हुआ, मतलब हमने क्या किया, जो मिस्टर राम है मिस्टर राम की जगह मिस्टर श्याम अपॉइंट कर लिए, देन जो विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज जो हमारा कार्य किया वो किया आईआरपी ने, और फिर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 10 डेज जब आईबीबीआई ने एए को रेस्पॉन्ड किया उस दौरान भी जो हमारा पर्सन लायबल होगा वो होगा आईआरपी। देन उसके आगे जो हमारी प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करेगा वो करेगा आरपी। अब हुआ क्या, आपने आरपी अपॉइंट ही नहीं किया फर्स्ट मीटिंग में, जो आपने काम किया ही नहीं कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने, देन जो आपका आईआरपी है वही का वही हमारा आरपी बन जाएगा। मतलब जो आईआरपी है वही अपना सेशन कंटिन्यू करेगा। जैसे आपने आरपी के लिए कोई रिजोल्यूशन पास किया ही नहीं कि आईआरपी ही आरपी बनेगा या नहीं बनेगा, देन उस केस में जो आपका आईआरपी है वही आपकी प्रोसीडिंग्स है उनको कंटिन्यू करेगा एज अ आरपी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। फिर आगे बढ़ते हैं। एसबीआई ने लोन दिया जेट एयरवेज को, उस लोन का डिफॉल्ट किया, एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास गया आईआरपी। अब देखो आईआरपी है, जो आईआरपी है वो बंदा रिलेटेड है जेट एयरवेज से। अब हुआ क्या, जो आईआरपी आपने अपॉइंट किया वो जेट एयरवेज का रिलेटेड पार्टी निकला, तो इसके लिए हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम द इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। देखो चार क्राइटेरिया, एक तो सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रोविजन है वो सेम अप्लाई करते हैं आईआरपी और आरपी को। अगर आप 149 सबसेक्शन 6 में एलिजिबल हैं देन आप आरपी बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। 149 सबसेक्शन 6 हमारी बात करता है अगर आप कोई भी बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए जब एलिजिबल होगा जब वो इंटीग्रिटी वाला बंदा होगा। दूसरा, उसका कोई भी पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं हुआ एक्सेप्ट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में है। तीसरा, जो बंदा है वो प्रमोटर डायरेक्टर नहीं होना चाहिए ऑफ द कंपनी का, या रिलेटिव नहीं होना चाहिए प्रमोटर डायरेक्टर का। और उसमें काफी सारी बात करेंगे 149 सबसेक्शन 6 में, जैसे कि आपकी जो रिलेटेड पार्टी है, आपकी जो रिलेटेड पार्टी मतलब रिलेटिव्स हैं वो आपकी कंपनी में 50 लाख रुपए से ज्यादा की पेड अप शेयर कैपिटल और 2% ऑफ द फेस वैल्यू के शेयर होल्ड्स नहीं करने चाहिए। और और जो तुम्हारा वो बताया गया है उसमें काफी सारी बताई गई है, जैसे कि आप इंडेप्टेड नहीं होनी चाहिए 50 लाख रुपए से ज्यादा की, गारंटी नहीं होनी चाहिए 50 लाख या उससे ज्यादा की। और ऐसे काफी सारे उसमें पॉइंट बताए गए हैं। आपको भी वोटिंग राइट, आपको कंपनी में 2% या उससे ज्यादा की वोटिंग राइट होल्ड नहीं करने चाहिए। ये 149 सबसेक्शन 6 में बताया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेम एज अप्लाई होगा फॉर द आरपी के लिए। अब देखो, कोई भी रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए कॉर्पोरेट डेटर का, अगर वो आरपी बनना चाहता है। प्लस में जो वो है, प्लस में वो पार्टनर प्रोपराइटर और एम्प्लॉय पीपी, पार्टनर प्रोपराइटर और एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। टू कोई भी ऐसी फर्म का जो ऑडिट करती है या फिर सीएसए या कॉस्ट अकाउंटेंट वाली फर्म है जो कि कॉर्पोरेट डेटा के पिछले 3 सालों में ऑडिट कर चुकी है। कोई भी ऐसी लीगल फर्म का पार्टनर प्रोपराइटर और एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए जो पिछले 3 सालों में 5% ऑफ द टर्नओवर कॉर्पोरेट डेटर से ही कमाती है अपने अपने 5% ऑफ द टर्नओवर की जो रिसीप्ट है वो कॉर्पोरेट डेटर से ही लेती है पिछले 3 सालों में। अब देखो आईबीसी में बताया गया है आपका आईआरपी इंडिविजुअल होता है और इंडिविजुअल पर्सन को ही आईआरपी बनाया जाता है, फर्म को कभी भी आईआरपी एज अपॉइंट नहीं किया जाता। अब देखो आईआरपी 1 जैसे मिस्टर राम मिस्टर श्याम, आईआरपी 2 ऐसे एन नंबर ऑफ आईआरपीज होते हैं इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो हमेशा आईआरपी जो अपॉइंट होता है वो इंडिविजुअल ही अपॉइंट होता है। जो ये लोग आईआरपी लोग अपनी फर्म बनाते हैं उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी। वो कंपनी बना सकते हैं, एलएलपी बना सकते हैं, बट फर्म बना सकते हैं। बट जो हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने बताया है कि आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी को हायर नहीं करेंगे, आप हायर करेंगे केवल इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मतलब इंडिविजुअल्स को हायर करेंगे, ना कि आप कोई भी एंटिटी को हायर करेंगे। सो टू कंडक्ट द सीआईआरपी प्रोसेस, ये हमारा साफ साफ आईपीसी कोड में बताया गया है।
देखिए, देखो मैंने बताया आपको इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से विदिन पीरियड ऑफ 30 डेज आप कम्युनिटी ऑफ क्रेडिटर्स की फर्स्ट मीटिंग होनी चाहिए, और उसमें जो वो आरपी आईआरपी को आरपी बनाएगी, और जो आईआरपी आरपी बनेगा उसका जो अप्रूवल है वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, वो कमिटी, वो एजुकेटिंग अथॉरिटी उसकी एप्लीकेशन फाइल करेगा आईबीबीआई के पास। आईबीबीआई विद इन पीरियड ऑफ 10 डेज आपको बताइए क्या वो एलिजिबल है टू बिकम द टू बिकम द आरपी। देखो हम बात करते हैं आरपी की पावर एंड ड्यूटीज की। पावर एंड ड्यूटीज सेम एज ऑफ आईआरपी। आईआरपी की जो पावर एंड ड्यूटीज हैं वो सेम होंगी एज द आरपी। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग की हम बात कर रहे हैं, या तो आप इन पर्सन अटेंड कर सकते हैं, या ई मीन से कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग हो सकती है। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की जो मीटिंग होती है उसको बुलाने के लिए आरपी को लिए आरपी कब कब कमिटी ऑफ क्रेडिटर की मीटिंग बुला सकता है, जब उसको लगता है कि नेसेसरी है टू की कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाई जाए। दूसरा, कमिटी जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो रिक्वेस्ट करें 33% के वोटिंग राइट वाले, देन उसको कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। तीसरा तीसरा वो है कब बुला सकता है वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग, जो आरपी है। आरपी को लग रहा है, आरपी को प्रपोजल मतलब आरपी ने एक प्रपोजल रखा, एक एजेंडा रखा वो उसकी आरपी ने एक एजेंडा रखा कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलानी चाहिए। उसको ऐसा लगता है कि बुलानी चाहिए, और 33% ऑफ द वोटिंग राइट वाले क्रेडिटर्स ने ऐसा 33 वो वोटिंग राइट वाले क्रेडिटर ने उसको अप्रूव भी कर दिया। देन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाई जाएगी। मतलब क्या है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाने के लिए दो क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। जब वो प्रपोजल रखा है कि उसको जरूरी है, कि उसको लगता है कि जरूरी है कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाए, 33% ऑफ वोटिंग राइट वाले ने अप्रूव भी कर दिया है। दूसरा, वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग जब बुला सकता है जब उसको लगता है कि नेसेसरी है बुलाना, या कमिटी जो तुम्हारे क्रेडिटर्स हैं, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर वो सामने से रिक्वेस्ट कर रहे हैं 33% ऑफ द वोटिंग राइट वाले कि आप कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाएं। सेक्शन नंबर 27, देखो आईआरपी था हमारा। देखो आईआरपी आरपी बन गया इधर से, और जो आईआरपी आरपी बनने के बाद आईआरपी आरपी बना, और इधर से जो कम्युनिटी ऑफ क्रेडिटर्स की जो आगे का काम था वो आरपी हमारा सामान्य लगा। अब देखो क्योंकि आरपी को रिप्लेस कर सकते हैं हम। अब हुआ क्या, देखो जो कम्युनिटी ऑफ क्रेडिटर्स थी वो आरपी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के काम से अगर खुश नहीं है तो वो उसको हटा भी सकती है। कब हटा सकती है, अब कम्युनिटी ऑफ क्रेडिटर्स की एक मीटिंग बुलाकर, और उसमें 66% ऑफ द वोटिंग राइट वाले क्रेडिटर से अगर कंसेंट लेके जो हमारा प्रपोज्ड आरपी है उसका नाम एजुकेटिंग अथॉरिटी को बता सकते हैं। एजुकेटिंग अथॉरिटी फिर बोर्ड के पास जाएगा, बोर्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 10 डेज आपको बता देगा कि आप आरपी को रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर खेल ये है कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर की मीटिंग बुलाई जाएगी, 66% ऑफ द वोटिंग राइट वालों ने अप्रूव कर दिया, देन आप उसको रिमूव कर सकते हैं। सीओसी की मीटिंग, सीओसी की मीटिंग आपको बुलानी है तो नोटिस किस किसको जाएगा, नोटिस जाएगा फाइनेंशियल क्रेडिटर को, प्लस में ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर। जो ये लोगों के पास अटेंड करने का भी राइट है और पार्टिसिपेट करने का भी राइट है, फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा है आपका नोटिस जाएगा बोर्ड को और पार्टनर को जो कि सस्पेंड हो चुके हैं। दूसरा, जो नोटिस ऑफ द मीटिंग है वो जाएगा आपके एक रिप्रेजेंटेटिव को। नोटिस ऑफ द मीटिंग जाएगा एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑपरेशन क्रेडिटर को, अगर जो आपका ऑपरेशनल डेप्ट है वो 10% ऑफ द टोटल डेप्ट से ज्यादा है। मतलब कहने का क्या है कि ऑपरेशनल डेप्ट अगर आपका 10% ऑफ द टोटल डेप्ट फाइनेंशियल डेप्ट और ऑपरेशनल डेप्ट से ज्यादा है, देन आपको नोटिस जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के एक रिप्रेजेंटेटिव को भी भेजना पड़ेगा। जो बोर्ड है प्लस में एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑपरेशन कैरेक्टर, इनके पास अधिकार नहीं है ना ही पार्टिसिपेट करने का इन द मीटिंग, मतलब वोट करने का अधिकार नहीं है इन पर, मीटिंग में बस अटेंड कर सकते हैं मीटिंग को। पीरियड ऑफ नोटिस, देखो नोटिस का पीरियड एटलीस्ट 5 डेज प्रायर नोटिस देना पड़ेगा आपको। एटलीस्ट एटलीस्ट 5 डेज प्रायर नोटिस आपको देना पड़ेगा, और इमरजेंसी के केस में आप 24 घंटे के नोटिस पे भी आप उनको बुला सकते हैं। इमरजेंसी के केस में आप 24 घंटे प्रायर नोटिस देंगे, देन आप एलिजिबल हैं टू कंडक्ट द सीओसी मीटिंग, बट इन केस ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आपको 48 घंटे का नोटिस देना ही देना पड़ेगा। ठीक है। सेक्शन नंबर 25 की बात कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 25 बात कर रहे हैं हमसे ड्यूटीज ऑफ द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की। देखो ड्यूटीज की जब हम बात करें, आरपी की ड्यूटी सेम एज आईआरपी होंगी। उसके पास उसकी ड्यूटी है कि असेट की सेफ कस्टडी रखे, प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करे, कॉर्पोरेट डेटा के असेट को रिप्रेजेंट करेगा, कॉर्पोरेट डेटा टू द थर्ड पार्टी, मतलब कॉर्पोरेट डेटा को रिप्रेजेंट करे थर्ड पार्टी से, एक्सपर्ट वगैरह को हायर कर सकता है, इंटरफेरेंस रेज कर सकता है, लिस्ट ऑफ क्लेम्स वगैरह मंगवा सकता है वो।
जो हमारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है। फिर सेक्शन नंबर 27 वही बात करें, रिप्लेसमेंट ऑफ आरपी की कमिटी ऑफ क्रेडिटर की मीटिंग में 66% से अप्रूव कराओ और उसको रिमूव करा दो। अप्रूवल ऑफ आरपी फ्रॉम सीओसी, मतलब अप्रूवल बाय आरपी। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जिनके लिए आरपी को अप्रूवल लेना पड़ेगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर से, देन ओनली वो उन टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है। अब अप्रूवल लेने के लिए 66% ऑफ वोटिंग राइट वाले क्रेडिटर्स अप्रूव करेंगे, देन ओनली हम मानेंगे कि अप्रूवल मिला है। अब 66% ऑफ वोटिंग राइट से अगर अप्रूव नहीं कराता है तो उसका वो एक्शन वॉइड माना जाएगा। दूसरा, सीओसी की जो रिपोर्ट है, जो सीओसी है वो रिपोर्ट कर देगा बोर्ड को फॉर प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द आरपी, मतलब वो एक्शन उसका वॉइड माना जाएगा। वो एक्शन वॉइड माना जाएगा। दूसरा, जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है वो उसकी कंप्लेन कर देगा टू द बोर्ड, मतलब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कंप्लेन कर देगा बोर्ड से, सो दैट द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सके अगेंस्ट द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। देखो वो कौन कौन से काम है जिसके लिए उसको परमिशन लेनी पड़ेगी कमिटी ऑफ क्रेडिटर से। देखो इसके लिए मैंने टिक बनाए, कंपनी कॉर्पोरेट डेटर, कंपनी कॉर्पोरेट डेटर को फिट्स की बीमारी हो गई, इसलिए वो मैकडोनल्ड में बर्गर खाने चला गया। तो कंपनी कॉर्पोरेट डेटा, मतलब सी फॉर चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर अगर आप करेंगे, चेंज इन ओनरशिप अगर आप रिजोल्यूशन प्रोफेशनल करना चाहता है, डी फॉर डिस्पोजल ऑफ शेयर्स करना चाहता है, एफ फॉर इंटरिम फाइनेंस रेज करना चाहता है, आई फॉर तुम्हारा इंटरेस्ट सिक्योरिटी इंटरेस्ट में चेंज करना चाहता है, टी फॉर ट्रांजेक्शन कोई भी करना चाहता है, कोई डेबिट ट्रांजेक्शन या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करना चाहता है, एस फॉर शेयर्स वगैरह में कुछ भी होल्डिंग्स वगैरह में चेंज करना चाहता है, मैनेजमेंट में चेंज करना चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना चाहता है, डेलीगेट उसकी डेलीगेट पावर वगैरह ड्यूटीज वगैरह में चेंजेस करना चाहता है, या फिर इंटरनल ऑर्डर की टर्म्स में या अदर पर्सनल की टर्म्स में चेंज करना चाहता है, देन द रिजोल्यूशन प्रोफेशन को 66% ऑफ द वोटिंग राइट ऑफ द क्रेडिटर से, कमिटी ऑफ क्रेडिटर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेता है तो वो एक्शन वॉइड माना जाएगा, प्लस कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स तुम्हारी कंप्लेन कर देंगे बोर्ड के पास। सीआईआरपी में देखो जेट एयरवेज इंसॉल्वेंट हुआ तो फिर हमारा जो उद्देश्य होता है उसको रिवाइव कराना होता है सीआईआरपी प्रोसेस का, बट अगर इन केस वो तुम्हारा रिवाइव नहीं हो पाता, देन वो एंटिटी जाती है लिक्विडेशन में। अब देखो लिक्विडेशन में जाती है, लिक्विडेशन हमारा उद्देश्य है रिवाइव कराने का। रिवाइव कराने के लिए हमारा एक रिजोल्यूशन प्लान बनाते हैं। रिजोल्यूशन प्लान में हमारी चीजें लिखी हुई होती हैं कि कैसे कैसे हम कॉर्पोरेट डेटा को रिवाइव कराना चाहते हैं, उसको फिर प्लान को एग्जीक्यूट कराया जाता है। देखो हमने अब तक पढ़ा इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। सबसे पहले देखो मैं बता रहा हूँ इस कोड में आपको सारी चीजें बिल्कुल टाइम बाउंड मैनर में याद होनी चाहिए। देखो सबसे पहले हमने बात की इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। सबसे पहले आता है हमारा एसबीआई ने लोन दिया जेट एयरवेज को, जेट एयरवेज ने उस लोन का डिफॉल्ट कर दिया, जेट एयरवेज गया वो एसबीआई गया रोते रोते एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास। विद इन ए पीरियड ऑफ 14 डेज एजुकेटिंग अथॉरिटी उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगी, रिजेक्ट करेगी। जैसे ही उसने आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया, देन उस डेट को हम बोलेंगे इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। अंडर सेक्शन 40 मोरेटोरियम अप्लाई हो जाएगा, 15 में पब्लिक अनाउंसमेंट की जाएगी विद इन पीरियड ऑफ 3 डेज, और 16 में आपका जो वो है आईआरपी, वो आपका आईआरपी अपॉइंट किया जाएगा। अब जैसे ही आपका आईआरपी अपॉइंट हुआ विद इन पीरियड 3 डेज पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा, 14 दिन तक क्लेम्स मंगवाएगा, क्लेम्स मंगवाने के बाद 7 दिन में वेरीफाई करवाएगा, 2 दिन में वो एक रिपोर्ट देगा क्लेम्स की एजुकेटिंग अथॉरिटी को। एजुकेटिंग अथॉरिटी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का फॉर्म करेगी, कमिटी ऑफ क्रेडिटर जैसे ही बनी 7 दिन में उसकी पहली मीटिंग कराई जाएगी। 7 दिन में पहली मीटिंग कराई जाएगी, उसमें वो बताएगा या तो आईआरपी आपका आरपी बनेगा या नहीं बनेगा। अब तक कहानी ये चल रही है। देखो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम की बात कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, देखो आरपी होता है जो हमारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है, वो सीआईआरपी के दौरान अब क्या काम करेगा। देखो वो आरपी हमारा एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाएगा। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमारे कॉर्पोरेट डेटा की रेलिवेंट डिटेल्स होती है, मतलब असेट्स लायबिलिटीज की डिटेल होती है। अब वो इस इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम से आपके जो प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स हैं, मतलब पीआरएज हैं, उनको इन्वाइट करेगा कि आओ हमारी कंपनी के बारे में तुम जानो और हमें एक रिजोल्यूशन प्लान बताओ, रिजोल्यूशन प्लान दो। जैसे हमारे इसने इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाया और 4 लोगों को दिया ए बी सी डी। अब इन 4 लोगों में से 2 लोगों ने, मिस्टर ए ने मिस्टर सी ने आपका एक रिजोल्यूशन प्लान बना के दिया। रिजोल्यूशन में मिस्टर ए और सी ने दिया। उन जो रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करते हैं उनको बोलते हैं रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट ने रिजोल्यूशन प्लान दिया उस पर हमारा आरपी परफॉर्म करेगा कोमिलो टेस्ट। कोमिलो टेस्ट में अभी आपको बताऊंगा, अभी बता रहा हूँ। कोमिलो टेस्ट परफॉर्म करेगा। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है आरपी, देन उस रिजोल्यूशन प्लान को आपको कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास ले जाएगा। कमिटी ऑफ क्रेडिटर अगर उसको 66% ऑफ वोटिंग राइट वाले क्रेडिटर अगर उस प्लान को अप्रूव कर देते हैं, देन वो प्लान जाएगा हमारे एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास। एजुकेटिंग अथॉरिटी को अगर वो प्लान से सेटिस्फाई हुआ तो देन उस प्लान को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा टू रिवाइव द कॉर्पोरेट डेटा। अगर वो प्लान से सेटिस्फाई नहीं होता तो देन उस प्लान को रिजेक्ट कर देगा, जो हमारी कॉर्पोरेट डेटा है वो लिक्विडेशन में चला जाएगा। तो जो लेक्चर नंबर 3 का कंटेंट था वो मैंने अभी आपको बता दिया। लेक्चर नंबर 4 का भी कंटेंट हम डिस्कस करेंगे।
देखो लेक्चर नंबर 4 में जो मैंने कंटेंट बताया था आपको, सेक्शन नंबर 12 बताया था, हमने बताया था कि 180 दिन में आपका इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से आपका सीआईपी प्रोसेस खत्म हो जाना चाहिए विद इन ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 90 डेज। केवल आपको ओनली वंस एक बार एक्सटेंशन मिलेगा सीआईआरपी का, और जो टोटल सीआईआरपी का प्रोसेस विद इन पीरियड ऑफ 330 डेज कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये जो आपका एक्सटेंशन मिलेगा, अगर आपको 66% ऑफ द जो तुम्हारे वो हैं वोटिंग राइट वाले कैरेक्टर्स अगर वो अप्रूव कर देंगे, देन ओनली आपका जो वो है 90 डेज का आपको एक्सटेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। देन ओनली आपको 90 डेज का एक्सटेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। आपको 66% ऑफ द कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर वोटिंग राइट वाले कैरेक्टर्स हैं वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अप्लाई करेंगे एजुकेटिंग ऑथोरिटी का, देन एजुकेटिंग ऑथोरिटी आपको एक्सटेंशन प्रोवाइड कर देगा। अब देखो सेक्शन नंबर 21 में हमारी बात हुई थी, सेक्शन नंबर 21 में हमारी बात हुई थी। 21 में कहा था कि मेजर डिसीजन आपके 51% पे ले लिए जाएंगे, बट कुछ ऐसे डिसीजन में जो आपके 66% ऑफ द वोटिंग राइट पे लिए जाएंगे। वो डिसीजन कौन से हैं? 66% ऑफ द वोटिंग राइट पे लिए जाने वाले डिसीजन है, सबसे पहले अगर आपको आईआरपी को रिप्लेस करना है, आरपी की जगह रीअपॉइंट करना है आपको आईआरपी एज अ आरपी, और सेक्शन 12 में अभी हमने पढ़ा कि आपको एक्सटेंशन लेना है, देन आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ए के पास मोर देन और इक्वल टू 66% ऑफ वोटिंग राइट। सेक्शन नंबर 12 ये बात करता है हमारी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7, 9, 10 की। अब देखो सीआईआरपी प्रोसेस जब होता है हमारा, सीआईआरपी प्रोसेस, एसबीआई ने लोन का डिफॉल्ट कर दिया, वो जेटी एयरवेज ने एसबीआई के लोन का डिफॉल्ट कर दिया, वो एजुकेटिंग होने के 14 दिन के पास गई। अब देखो 14 दिन के पास गई तो अंडर सेक्शन 14 मोरेटोरियम अप्लाई हो गया, आईआरपी अपॉइंट कर दिए गए हमारे, और तुम्हारे इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट हो गई 3 दिन में पब्लिक अनाउंसमेंट, 14 दिन में क्लेम्स आए, 7 दिन में वेरीफाई किए, 2 दिन में कमेटी बनी। कमेटी एक एक्सटर्नल लिमिट अप्लाई होती है इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से लेकर विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज आपकी कमेटी ऑफ क्रेडिटर की फर्स्ट मीटिंग होगी, जिसमें कमेटी ऑफ क्रेडिटर की फर्स्ट मीटिंग होगी, और जो फर्स्ट मीटिंग होगी विद इन फर्स्ट मीटिंग होने पे वो 66% ऑफ वोटिंग राइट से 7 दिनों के अंदर अंदर ये डिसाइड करेंगे कि जो आपका प्रपोज जो आपका आईआरपी है वही आरपी बनेगा या नहीं बनेगा। अगर वही आरपी बनेगा तो क्या बात है, नहीं बनेगा तो फिर प्रपोज आरपी का नाम बताएंगे, और जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है वो 10 दिन में उसको वेरीफाई करके आपको बता देगा कि सीआईआरपी जो कंटिन्यू करेगा फिर आरपी उसको कंटिन्यू करेगा। यहाँ तक अभी तक हमारी स्टोरी हो चुकी है। अब देखिए, देखो जैसे ही आपकी 14 दिन में आपकी एप्लीकेशन एडमिट कर ली एजुकेटिंग ऑथोरिटी ने। अब होता क्या है, सेक्शन 12 नंबर 12 में हमको जो बात बताई गई है, 12 में हमको बताई गई है जो आपकी जो आपकी एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, आपने सपोज कीजिए आपने एप्लीकेशन फाइल कर लिया एजुकेटिंग ऑथोरिटी के पास, अब आपको बीच में ही उस एप्लीकेशन को विड्रॉ करना है, मतलब एजुकेटिंग ऑथोरिटी से उस एप्लीकेशन को विड्रॉ करना है, देन आप क्या उसको विड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो इस दौरान आप विड्रॉ करना चाहते हैं विद इन पीरियड 14 डेज, मतलब एजुकेटिंग ऑथोरिटी ने अभी आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया नहीं है, देन आप उस एप्लीकेशन को सिंपली विड्रॉ कर सकते हैं टू द एजुकेटिंग ऑथोरिटी। अगर वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है और आईआरपी आपका अपॉइंट हो चुका है, आईआरपी आपका अकाउंट हो चुका है, बट कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स फॉर्म नहीं हुई है। अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर फॉर्म नहीं हुई है, देन आपको जो एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी विद द आईआरपी इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी टू विड्रॉ हम अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर रहे हैं, और आईआरपी विद इन पीरियड ऑफ 3 डेज एजुकेटिंग ऑथोरिटी के पास अप्लाई करेगा कि आप जो हमारा जो अब प्रोसीडिंग्स है अंडर सीआईआरपी को उसको खत्म कर दीजिए। अगर सपोज कीजिए आपकी जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स भी फॉर्म हो चुकी है, बट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अभी तक मंगवाया नहीं गया। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बोले तो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, अभी तक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बना नहीं है, उस दौरान आप एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपको कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की 90% ऑफ द वोटिंग राइट्स का परमिशन लेनी पड़ेगी, प्लस में जो आपको कमिटी ऑफ क्रेडिटर को अप्लाई करना पड़ेगा विद इन पीरियड ऑफ 7 डेज, तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर 7 दिनों के अंदर अंदर 90% ऑफ द वोटिंग राइट से भी डिसाइड करेगी क्या आप एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर जो हमारी आई आर एज है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, वो आई आर ए इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है, वो एजुकेटिंग ऑथोरिटी के पास विद इन पीरियड ऑफ 3 डेज आपकी एप्लीकेशन फाइल करेगा कि हमको जो वो है एप्लीकेशन है वो विड्रॉ करनी है।
अब सपोज कीजिए आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी मंगा लिया, कम्युनिटी ऑफ क्रेडिटर्स भी आपकी कंस्टिट्यूट हो चुकी है, देन आप एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहते हैं। जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है हमारी, जो एसबीआई है, वो एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहती है, बिल्कुल कर सकती है। उसके लिए आपको कम्युनिटी ऑफ क्रेडिटर की 90% से ज़्यादा वोटिंग राइट वाले क्रेडिटर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा 7 दिनों के अंदर। प्लस में जो IRA है वो आपका एजुकेटिव मॉडिफिकेशन विद इन पीरियड ऑफ 3 डेज अप्लाई करेगा टू विड्रॉ द एप्लीकेशन। अब इस केस में जब आपका इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम भी आप मंगा चुके, मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी आप मंगा चुके हैं, देन इस केस में आपको डिटेल रीजन भी स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। आपको इस केस में जो रीजन भी स्पेसिफाई करने पड़ेंगे फॉर द डिफॉल्ट। इन डिटेल आपको रीजन स्पेसिफाई करने पड़ेंगे कि आप एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहते हैं। अब बात करिए, एसबीआई ने लोन दिया जेट एयरवेज को, उस लोन का डिफॉल्ट कर दिया, एप्लीकेशन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास गई, उसने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया। अब समस्या ये उठी, जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी थी वो एप्लीकेशन फाइल करी थी डिवेंचर होल्डर्स ने। अब डिवेंचर होल्डर थे मिस्टर राजा, जिनका 10 लाख के लोन के जेट एयरवेज ने डिफॉल्ट कर दिया था। अब क्योंकि डिवेंचर होल्डर्स तो बहुत ज्यादा होते नंबर्स में, अब केवल मिस्टर राजा के लोन का डिफॉल्ट कर दिया। क्या मिस्टर राजा एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास, क्या ये सही है? क्या ये सही है? अब आप एक चीज बताइए कि डिवेंचर होल्डर काफी सारे नंबर्स में होता है, अगर एक डिवेंचर होल्डर का डिफॉल्ट कर दे, क्या एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए कि कंपनी को लिक्विडेट ही कर दो, कि कंपनी के अगेंस्ट CIRP प्रोसेस स्टार्ट कर दो? ये इसलिए बिल्कुल गलत है। इसलिए जो हमारे कोड ने स्पेसिफाई किया कि जो मिनिमम नंबर है इन केस ऑफ डिवेंचर होल्डर, इन केस ऑफ डिवेंचर और इन केस ऑफ ट्रस्टीज वगैरह के केस में, जो 100 नंबर ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द सेम क्लास, जो 100 नंबर ऑफ द क्रिएटर्स ऑफ द सेम क्लास के और 10% ऑफ द क्रिएटर्स ऑफ द सेम क्लास, इन दोनों का लोअर नंबर होगा, देन ओनली आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं टू द एजुकेटिंग अथॉरिटी। कहने का मतलब क्या है, या तो मिनिमम 100 नंबर ऑफ क्रिएटर्स या 10% ऑफ द क्रिएटर्स ऑफ द सेम क्लास। मतलब जैसे कि आपके मिस्टर राजा के लोन का डिफॉल्ट किया, तो कम से कम, जैसे हमारे एज्यूम कीजिए 4000 डिवेंचर होल्डर, देन कम से कम 100 डिवेंचर होल्डर या फिर 10%, मतलब जो कि होता है हमारा 400 डिवेंचर होल्डर, इन दोनों में से लोअर, मतलब कम से कम 100 डिवेंचर होल्डर अप्लाई करेंगे, देन ओनली एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन आपकी फाइल की जाएगी। अब यही एग्जांपल आप समझिए रियल एस्टेट अलॉटीज का। रियल एस्टेट अलॉटीज के केस में काफी सारे अलॉटीज होते हैं। अब किसी एक अलॉटीज का डिफॉल्ट कर दिया तो फिर क्या एक अलॉटी वो ए के पास जाएगा कि एप्लीकेशन फाइल करने? उसमें भी सेम एग्जांपल है हमारा कि 100 नंबर ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द सेम क्लास और 10% ऑफ द क्रेडिटर विच एवर इज लोअर, अगर ये इतने नंबर ऑफ क्रेडिटर अप्लाई करेंगे, देन ओनली आपकी एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है, सो दैट द CIRP प्रोसेस कॉर्पोरेट डेटा का बिगिन किया जाए। तो जो आपकी लिमिट है 100 नंबर ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द सेम क्लास और 10% ऑफ क्रेडिटर इन द सेम क्लास विच एवर इज लोअर। कम से कम इतने नंबर ऑफ द क्रेडिटर्स होने चाहिए टू फाइल द एप्लीकेशन विद द एजुकेटिंग अथॉरिटी। सेक्शन नंबर 29 की बात करते हैं। 29 हमसे कह रहा है आरपी तो जो हमारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल था, उसने इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल किया PRS के साथ प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को इनवाइट किया इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम से। अब प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स ने जो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लिखी गई थी, उसके बेसिस पे कुछ हमारे उसके बेसिस पर कुछ हमारे जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बने। अब क्योंकि आप जानते हैं जो भी कंपनी CIRP के प्रोसेस में जाती है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन काफी क्रूशियल होती है। क्रूशियल इन्फॉर्मेशन को अगर आप सभी के साथ ऐसे ही शेयर कर देंगे, देन जो हमारा कॉर्पोरेट डेटा है वो रिवाइव होने के उल्टा लिक्विडेट हो जाएगा। इसलिए जैसे कि हमारे पीआरएस वो बंदे होते हैं, जैसे एयर इंडिया का हमने वो CIRP का प्रोसेस हुआ था, तो एयर इंडिया के केस में काफी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होती थी उसकी। अगर उसको हम ऐसे ही सभी लोगों को बता देते कि आप आइए और हमारे पास रिजोल्यूशन प्लान है, अप्रूव कराइए, देन उसकी इसमें उसकी जो एयर इंडिया है वो रिवाइव करने की जगह उल्टा लिक्विडेट हो जाती। तो इसलिए जो आरपी है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि किन किन बंदों को वो पीआरएस, मतलब किन किन बंदों को वो पीआरएस अपॉइंट करे, मतलब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। वो ईआईओ मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देगा बाय एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर। अब उस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बिहाफ पे जो आरपी होंगे, आरपी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया जाएगा, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया जाएगा। देन केवल उन आरपीस को जो पीआरएस होंगे, मतलब प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट, वही बंदा बनेगा जिसको जो हमें लगता है कि वो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनने के लायक है, उसी बंदे को हम जो कंपनी के प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनाएंगे और उन्हीं को ही हम जो तुम्हारा इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम है उसको भेजेंगे, उन्हीं को, उन बंदों को ही हम देंगे। अब क्योंकि इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम अब हम उनको शेयर कर रहे हैं, उसमें कंपनी की क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है, तो उनसे हमें कॉन्टेक्ट करेंगे कि कंपनी की कॉन्फिडेंशियल मेंटेन करने का और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रिवेंट करने का। मतलब एक उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे कि आपको जो हम क्रूशियल इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं आप उसको किसी को भी शेयर नहीं करेंगे टू द थर्ड पार्टी। ये कॉन्टेक्ट हम उनसे एंटर करेंगे।
मतलब क्या हुआ, देखो सबसे पहले आपने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया न्यूज़पेपर में, उससे हमारे काफी सारे पीआरएस आए। पीआरएस में केवल उन पीआरएस को लेंगे जिन जो हमको लगते हैं कि रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनने के लायक है, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनने के लायक है। देन उन पीआरएस को हम आपका इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम देंगे। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम देने के बाद उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे कि भैया आप कंपनी की क्रूशियल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें। देखो सेक्शन 30 की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी ऑफ क्रेडिटर। आईआरपी आरपी बन गया, आरपी ने आरपी ने इनवाइट किया और उनको इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम दिया। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम देने के बाद बहुत सारे हमारे पास रिजोल्यूशन प्लान आए पीआरएस के। और रिजोल्यूशन प्लान्स में देखो जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो परफॉर्म करेगा कोमिलो टेस्ट परफॉर्म करेगा। अगर वो उससे सेटिस्फाई हो जाएगा देन उस रिजोल्यूशन प्लान को कंपनी के कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को देगा। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स 66% ऑफ द वोटिंग राइट से उसको एक्सेप्ट करेगा रिजेक्ट करेगा। किस बेसिस पे करेगी, वो करेगी फीजिबल बायबल है या नहीं है प्लान, डिस्ट्रीब्यूशन उसका इफेक्टिव है या नहीं है, या अदर क्राइटेरिया चेक करके करेगी। देखो कोमिलो टेस्ट की बात कर रहे हैं हम। कोमिलो टेस्ट क्या होता है, कोमिलो टेस्ट होता है सी फॉर CIRP कॉस्ट। अगर वो सबसे पहले वो देखेंगे कि रिजोल्यूशन प्लान प्रॉपर प्रोविजन बनाया है सीआईआरपी कॉस्ट के पेमेंट के लिए है या नहीं है। और ओ फॉर ऑपरेशन कैरेक्टर, और जो हमारा आरपी रिजोल्यूशन प्लान है वो ऑपरेशन कैरेक्टर्स के फेवर में है या नहीं है। फॉर एग्जांपल सपोज कि जैसे अगर कंपनी का लिक्विडेशन में तो ऑपरेशन कैरेक्टर को 400 करोड़ मिलते, बट अगर हम कंपनी के जो सीआईआरपी प्रोसेस में रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कराएं देन ऑपरेशन कैरेक्टर को कम से कम 400 करोड़ मिलनी चाहिए या उससे ज्यादा मिलनी चाहिए। अगर उससे कम मिलना है देन हम उस प्लान को अप्रूव नहीं करेंगे। एम फॉर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मैनेजमेंट तो सस्पेंड है, उसकी जगह जो नया मैनेजमेंट आएगा उसके लिए प्रॉपर प्रोविजन बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए। और जो रिजोल्यूशन प्लान है वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, उसमें लॉ की कंप्लाइंसेस है या नहीं है, अदर रिक्वायरमेंट है या नहीं है, उसके बेसिस पे आपका आरपी उस प्लान को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अगर उस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया देन वो ए के पास जाएगा। कमिटी ऑफ क्रेडिटर एक्सेप्ट करेगी दो बेसिस पे, क्या उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन है या नहीं है, दूसरा उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेगी। एजुकेटिंग अथॉरिटी चेक करेगी क्या कोमिलो टेस्ट क्वालिफाई करके आया है या नहीं आया है जो रिजोल्यूशन प्लान है, दूसरा उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल है या नहीं है। अगर कमिटी जो हमारा एजुकेटिंग अथॉरिटी को उसको लगता है कि ये प्लान इफेक्टिव है देन अंडर सेक्शन 40 मोरेटोरियम आपका एंड हो जाएगा, क्योंकि हमारा रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो चुका है। और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो आईबीबीआई के पास नेसेसरी डॉक्यूमेंट फाइल कर देगा। देखो कोमिलो टेस्ट परफॉर्म किया आरपी ने, कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने फीजिबिलिटी वायबिलिटी चेक किया, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह चेक किया। एजुकेटिव ऑथोरिटी ने कोमिलो टेस्ट परफॉर्म किया, इंप्लीमेंटेशन चेक किया। विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर रिजोल्यूशन एप्लीकेंट को नेसेसरी अप्रूवल लेने पड़ेंगे वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। अब इधर भी एक कैच है, कैच क्या है, आपको जैसे ही आपका रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ देन आपको 1 साल के अंदर अंदर नेसेसरी अप्रूवल लेने पड़ेंगे आपकी नेसेसरी ऑथोरिटीज से। बट अगर अप्रूवल है आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का देन जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है उसको जो अप्रूवल है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से लेना पड़ेगा बिफोर द एप्लीकेशन गो टू द एजुकेटिंग अथॉरिटी। एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जाने से पहले उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब कहने का क्या है, अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से आपको अप्रूवल लेना है अंडर द रिजोल्यूशन प्लान देन आपको एजुकेटिंग अथॉरिटी से जाने से पहले ही उससे रिजोल्यूशन प्लान जाने से पहले ही आपको उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का नहीं है अप्रूवल देन आप विद इन 1 ईयर ले सकते हैं अप्रूवल। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का है तो 1 साल तो आपको के पास जाने से पहले ही अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 32 बात कर रहा है हमारे, आरपी ने रिजोल्यूशन प्लान बनाया कमिटी ऑफ क्रेडिटर, कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने उस प्लान को अप्रूव कर दिया देन वो प्लान बाइंडिंग होगा। अब ये भी तो हो सकता है कि बहुत सारे हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो उस प्लान से सेटिस्फाई ना हो, देन अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो उसकी अपील कर सकते हैं नेशनल कंपनी अपीलेट ट्रिब्यूनल में, NCAT में कर सकते हैं, NCLAT में, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में। अब कौन कौन से ग्राउंड पे आप केस फाइल कर सकते हैं, एक तो देखो आईआरपी की कॉस्ट क्लियरली प्रोवाइडेड नहीं थी उसमें रिजोल्यूशन प्लान में, दूसरा जो आपका ऑपरेशन क्रेडिटर्स था उसके लिए कोई भी आपका जो उसकी जो राइट्स थे वो उल्टे डिग्रेड हो रहे थे, मटेरियल इरेगुलरिटी होती रिजोल्यूशन प्लान को इम्प्लीमेंट करने में, कंट्रावेनिंग लॉ कोई भी मटेरियल इरेगुलरिटी हो रही थी देन उस केस में आप अपील कर सकते हैं अगेंस्ट द NCLAT में। IBI ने रेगुलेशन बनाए, दो रेगुलेशन बनाए, 40A 40B का रेगुलेशन। देखो ICD 3 दिनों के अंदर अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट करनी पड़ती है इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से। देन जो हमारा IRP होता है उसको एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है टू द एजुकेटिंग अथॉरिटी, उसको बोलते हैं CIRP 1। CIRP 1 विद इन ए पीरियड ऑफ 7 डेज आपको फाइल करना पड़ता है। ऐसे ही काफी सारे हमारे रेगुलेशन बताई गई हैं अंडर द सेक्शन 40A में। अब देखो 40B में क्या बताया गया है, अगर आपने 40A की कंप्लाइंस नहीं की मतलब CIRP 1 फाइल नहीं किया विद इन पीरियड ऑफ 7 डेज देन आपको 7 विद इन ए पीरियड ऑफ 3 डेज ऑफ द डिफॉल्ट आपको फाइल करना है CIRP 7। जैसे कि
जैसे कि एज्यूम कीजिए आपको 1 जनवरी को आईसी दी थी, 4 जनवरी तक पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया आपने, तो CIRP 1 विद इन ए पीरियड ऑफ आपको 11 जनवरी तक फाइल करना था। बट अगर आपने नहीं किया वो फाइल, तो आपको आप नहीं कर पा रहे हो CIRP 1 को फाइल, देन आपको CIRP 7 फाइल करना पड़ेगा विद इन ए पीरियड ऑफ 3 डेज ऑफ द डिफॉल्ट। मतलब जो आपका डिफॉल्ट हुआ 4 जनवरी को, 3 दिन होंगे 7 जनवरी को, 7 जनवरी को आपको CIRP नंबर 7 फाइल करना पड़ेगा अंडर द 40B की रेगुलेशन में। और जैसे ही आपने CIRP 7 फाइल किया, तो हर 30 दिन में आपको CIRP 7 दोबारा दोबारा फाइल करना पड़ता रहेगा। जैसे कि आपने पहला CIRP 1 फाइल किया 7 जनवरी को, तो अगला CIRP 1 फाइल होगा 7 फरवरी को, 7 मार्च को, ऐसे ही आपकी जो सीरीज है वो कंटिन्यू चलती जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं लिक्विडेशन की। देखो लिक्विडेशन कब कब होगा, लिक्विडेशन होगा आपके 4 केसेस में। व्हेन द एजुकेटिंग अथॉरिटी ने आपके प्लान को रिजेक्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कम्युलर टेस्ट या इम्प्लीमेंटेशन के, और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने यहाँ पे 66% वोटिंग राइट से कह दिया कि हमको तो भैया लिक्विडेशन ही करना है। फिर इम्प्लीमेंटेशन में अगर आपका फॉल्ट है, देन आप लिक्विडेशन होगा आपकी कॉर्पोरेट डेटर का। और CIRP आपका विद इन द टाइम पीरियड में कंप्लीट नहीं होता, देन जब भी आपका जो वो है लिक्विडेशन है वो होगा। अब जैसे ही आपका लिक्विडेशन हुआ, तो इफेक्ट क्या क्या आएगा। एक तो आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी, मोरेटोरियम में सेक्शन 14 दोबारा एप्लीकेबल हो जाएगा। आप मोरेटोरियम में हमेशा एक बात याद रखना, कंपनी के अगेंस्ट कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता, कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट कोई भी फाइल नहीं कर सकता, बट कॉर्पोरेट डेटर अगेंस्ट थर्ड पार्टी केस फाइल कर सकता है। अब ऑर्डर ऑफ द ए ऑर्डर पास करेगा कंसर्न अथॉरिटी को, कंसर्न अथॉरिटी को, जेट एयरवेज को। अब देखो जैसे ही आपका लिक्विडेशन का ऑर्डर पास हो जाता है, देन जेट एयरवेज को जो कंसर्न अथॉरिटी है, जैसे कि जेट एयरवेज एक कंपनी है, तो उसकी कंसर्न अथॉरिटी होगी एमसीए को एक नोटिस देना पड़ेगा, मतलब आरओसी को नोटिस देना पड़ेगा कि जो हमारी कंपनी है हम उसको लिक्विडेट करने जा रहे हैं। पार्टनर केएमपी और जो डायरेक्टर है वो सीज टू होल्ड ऑफिस, उनकी मतलब वैकेंसी मान ली जाएगी, मतलब आप लिक्विडेशन में जा रहे हैं तो उनका ऑफिस है वो खाली हो जाएगा। ऑफिसर एम्प्लॉइज वगैरह डिस्चार्ज हो जाएंगे, उनका बिजनेस जब आपका एक्सेप्ट बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, मतलब जो पार्टनर एम्प्लॉइज वगैरह हैं वो अपने जो ऑफिस है उसको वैकेंट कर जाएंगे। जैसे ही CIRP एंड हुआ, वैसे ही आपकी लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट हो जाएगी। लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट में हम क्या बोलते हैं, लिक्विडेशन प्रोफेशनल हायर किया जाएगा। लिक्विडेशन प्रोफेशनल बोले तो लिक्विडेटर होगा। लिक्विडेटर आपका RP ही लिक्विडेटर बन जाएगा, एक्सेप्ट व्हेन द IBABI मना ना करे ऑन द ग्राउंड दैट द रिजोल्यूशन प्लान इसलिए अप्रूव नहीं हो पाया क्योंकि RP की डेफिशिएंसी थी। और दूसरा रिटर्न कंसेंट आपका ऑब्टेन हो जाएगा, मतलब जो RP है वही आपका लिक्विडेटर बन जाएगा, एक्सेप्ट जब आपका बोर्ड मना ना करे। दूसरा आप उसका रिटर्न कंसर्न ले लें। तीसरा जो रिजोल्यूशन प्लान है इसलिए अप्रूव नहीं हो पाया क्योंकि आरपी की ही डेफिशिएंसी थी। अब देखो लिक्विडेशन की बात करें, लिक्विडेशन में क्या होगा, आप सारी असेट्स और लाइबिलिटीज को कोलेट करेंगे, उनका एक पूल बनाएंगे असेट्स का, उसको बोलते हैं हम लिया। लिक्विडेशन स्टेट असेट लिया बनाया जाएगा ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर का, और लाइबिलिटीज वगैरह को कोलेट किया जाएगा ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर की। और जो लाइबिलिटीज वगैरह हैं उनको क्लेम्स प्लस उनका प्रूफ मंगाए जाएंगे, उन क्लेम्स को वेरीफाई किया जाएगा, कोलेट किया जाएगा। हाँ, ये तो हो गया हमारा लाइबिलिटीज का काम। असेट का हम पूल बना देंगे, लिक्विडेशन स्टेट असेट। अब लिया में जितनी भी असेट्स हैं उनको एक एक करके बेचते हुए जाएंगे, बेचते हुए जाने के बाद जो लाइबिलिटीज है उनका पेमेंट करते हुए जाएंगे। सबसे पहले जो हमारा पेमेंट होता है, पेमेंट की सिक्वेंस में हमारा CIRP कॉस्ट प्लस में लिक्विडेशन कॉस्ट का पेमेंट होता है। CIRP की कॉस्ट कौन सी होगी, जो पेमेंट होगा हमारा RP और IRP को, और लिक्विडेशन की कॉस्ट वो होगी जो हमारा पेमेंट होगा लिक्विडेटर को। लिक्विडेटर का और जो जनरली पेमेंट होता है वो पेमेंट होता है एज अ परसेंटेज ऑफ द असेट सोल्ड, उसको मिलता है। ये हो गया हमारा लेक्चर नंबर 4 का कंटेंट पूरा।